बैंकिंग टर्म्स देखिए, बहुत सारी ऐसी बैंकिंग टर्म्स हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, छोटे लेवल का एग्जाम हो, चाहे बड़ा यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट सर्विस का हो या रेलवेज का हो, आईबीपीएस का हो, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, ये बैंकिंग टर्म्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे गो थ्रू करवा देता हूँ। बैंक रेट पढ़ेंगे हम, क्या है रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ये वेरिएबल रेट, रिवर्स रेपो, ई रूपी वाउचर क्या होते हैं, इसके ऊपर अभी रिसेंट एक न्यूज़ भी आई है, इसमें कुछ अपडेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे, और कैसे इसको यूज़ करा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। ये सारी टर्म्स हम वन बाय वन सारी समझेंगे इसी टॉपिक में। आइए पढ़ते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। देखिए, ये अपने आप में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसको इसको बड़े आराम से समझिए। आरबीआई जो है लोन देता है कमर्शियल बैंकों को। आरबीआई गिव्स, आरबीआई देता है। अभी एक और टर्म आएगी जहाँ पे आरबीआई लेता है, यहाँ पे देता है। और अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सेकंड टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक और टर्म आएगी, उसमें हम समझेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों से ले लेता है। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? देखिए, बैंकों के पास जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं। उनको अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, अपने सॉल्वेंसी रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी वो लोग खरीदते हैं। तो बैंक जो है अपनी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करेंगे, बदले में उनको लोन मिलेगा एज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब उनको गिरवी रखनी पड़ेंगी अपनी ये सिक्योरिटीज, अपनी इन्वेस्टमेंट, फिर जाके बदले में आरबीआई उनको लोन देगा। तो ये है रेपो रेट। उनकी रेपुटेशन के बेस पे, बैंकों की रेपुटेशन के बेस पे लोन मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैंक उठ के आ जाए जिसकी कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स नहीं है, फाइनेंशियली वो वायबल नहीं है, तो आरबीआई उसको पैसा उठा के नहीं दे देगा ऐसे ही। देखिए, दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये जो है रेपो रेट का एग्जैक्टली उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई जो है बोरो करता है। रेपो में क्या था कि बैंक जो है आरबीआई से लेते हैं, यानी कि आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है। यहाँ पे आरबीआई खुद बोरो करता है बैंकों से। अब आप बोलेंगे कि भी आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी है, आरबीआई के पास तो इतना पैसा है, उसको क्या जरूरत पड़ी है? देखिए, उसको लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। वाई आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स? इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी को, एक्सेस लिक्विडिटी को सकआउट करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। अब आप बोलेंगे ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी जो है वो पैसा है जो मार्केट में घूम रहा है। जो बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है, अब अगर उनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है तो वो क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स को, लोगों को जो है लोन दे देंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेस हाउसेस को लोन दे देंगे। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं आगे डिमांड क्रिएट करेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर इकोनॉमी में मंदी चल रही है, कुछ स्लो डाउन सिचुएशन, फॉर एग्जांपल कोविड की लॉकडाउन्स लगे हुए हैं और प्रोडक्शन अभी हो नहीं पा रही है, तो प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पा रही है, लेकिन मार्केट में पैसा तो लोगों के हाथ में बैंक पहुंचा देंगे लोन दे दे करके। तो व्हेन डिमांड वुड बी हायर और सप्लाई वुड बी लोअर, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ये जो है बेसिक इकोनॉमी का कंसेप्ट है, डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट है, कि अगर डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, उसको एक टारगेट दे रखा है कि आपको जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कितना करना है? 2% से लेकर के 6% के बीच में, 2% से लेकर 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन, महंगाई को जो है कंट्रोल करना है। 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली, क्योंकि 2 से नीचे हो जाएगा तो वो भी बहुत कम हो जाएगा, एक इंसेंटिव खत्म हो जाता है इकोनॉमी को। और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो हायर साइड पे चला जाएगा, फिर जो गरीब तबका है उसके जो ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो इसलिए बैंकों के पास एक लिमिटेड पैसा रहे, ज़्यादा एक्सेस ना हो, और ज़्यादा एक्सेस ना हो, अगर ज़्यादा एक्सेस होता है तो एक्सेस लिक्विडिटी को सक आउट कर लेता है आरबीआई। उसके लिए रिवर्स रेपो रेट जो भी चल रहा है वो भी आरबीआई ही डिसाइड करता है रेपो रेट से के कंपैरिजन में, और उस रेट पे जो है आरबीआई बैंकों से पैसा खींच लेता है। अब बैंक रेट क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टर्म है काफ़ी। देखिए, रेपो रेट में क्या हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है। बैंक रेट में भी जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, हर एक देश के अपने अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है वह आरबीआई है। आरबीआई जो है मनी लैंड करता है टू दी डोमेस्टिक बैंक्स। आरबीआई जो है पैसा देता है
इन द फॉर्म ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म लोन्स। अब देखिए, अब रेपो रेट में भी आपने पढ़ा कि आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है, बैंक रेट में भी आपने पढ़ा कि इसमें भी आरबीआई जो है बैंकों को लोन दे रहा है। तो दोनों सेम है क्या या डिफरेंस है दोनों में? आइए समझते हैं, डिफरेंस है दोनों के बीच में। रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है, हमने पढ़ा अभी। लेकिन यहाँ पे बैंक रेट में ऐसा नहीं होता है। बैंक्स कैन बोरो फ्रीली विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में उन्होंने सिक्योरिटीज खरीद रखी हैं बैंकों ने, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रखी हैं, वो सारी उठा करके गिरवी रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास, तब जाके पैसा मिलेगा रेपो रेट में। लेकिन बैंक रेट में ऐसा नहीं है। कुछ अगर इमरजेंसीज हैं या जैसे भी जो भी पर्पस है, इमरजेंसी नहीं भी है तो भी पैसा उठाने के लिए बिना सिक्योरिटी गिरवी रखे बैंक रेट पे बैंक से जो है आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। अब एक टर्म आती है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आरबीआई जो है एक फैसिलिटी देता है बैंकों को कि थ्रू दी रीपर्चेस अग्रीमेंट, यानी कि रेपो रेट पे या तो बैंक जो है आरबीआई से पैसा उठा के ले आए, या फिर रिवर्स रेपो में आरबीआई के पास पैसा जमा जमा कराएं। ये दोनों फैसिलिटी है ना, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एक फैसिलिटी है। बेसिकली बैंकों के पास ज़्यादा पैसा पड़ा रहेगा, मान लो बोरोवर्स नहीं है, कोई उधार लेने वाला नहीं है, तो बैंक क्या करेंगे, वो पैसा जा करके आरबीआई के पास जमा कर देंगे अंडर द रिवर्स रेपो रेट। और अगर पैसा उनको और चाहिए, या उनको अपनी लाइबिलिटीज मीट करनी है, या पैसा उधारी पे लेने, बिजनेस बढ़ाना है, तो रेपो रेट पे पैसा उठा लाएंगे। तो दोनों ही फैसिलिटी जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ये आरबीआई बैंकों को देता है। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये एमएफ नहीं है, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक जो है पैसा उठा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जहाँ पे इंटर बैंक लिक्विडिटी ख़त्म हो गई है, बैंक भी आपस में जो है ओवर दी नाइट जो है एक दूसरे से बोरोविंग करते हैं, एक दूसरे की लिक्विडिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर वो भी ख़त्म हो गई है तो फिर आरबीआई बैठा है सबसे ऊपर, वो इमरजेंसी सिचुएशन में बैंकों को पैसा दे देता है। ताकि देखिए, अगर कोई कस्टमर मेरे सर पे आके खड़ा हो जाए, मैं बैंक हूँ, और उसने बोला कि मुझे इमीडिएटली 100 करोड़ रुपए चाहिए, कोई आरटीजीएस की कम रिक्वेस्ट आ गई, अब बैंक ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो भाई इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे टाइम चाहिए। या उसने कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि बैंक बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास पैसा होगा, बट उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, मे बी इन सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कहीं और कर रखा होगा। उसको रिडीम करने में, लिक्विडेट करने में टाइम लगेगा। तो लेकिन कस्टमर को तो इमीडिएट पैसा चाहिए। तो इन सच ए केस बैंक में बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट टेक्निकली। तो ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई कहता है कि आप मुझसे पैसा ले जाओ, आप कस्टमर की डिमांड मीट करो, मुझे बाद में दे देना। तो इस केस में बैंक जो है इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन अवॉइड कर सकता है। अब डिफरेंस क्या है एलएएफ और एमएसएफ में? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल नहीं करनी पड़ती है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेल दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई के पास जो है जाके जमा नहीं करनी है। बट एमएसएफ में क्या होता है, बैंक्स कैन सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स एसएलआर कोटा। एसएलआर कोटा क्या होता है कि भाई स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है कि इतना आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल 12% उनको जो है हमेशा अपने पास मेंटेन करना है। 12% क्या, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं रखनी है, ताकि बैंक का कुछ पैसा तो जमा होगा आरबीआई के पास, ताकि वो अपनी कल को लाइबिलिटीज जो है मीट आउट कर सकें। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमने वैसे अभी समझ ही लिया, ये मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट है। मिनिमम वो पैसा, कम से कम इतना तो बैंकों को मेंटेन करना ही है, करना ही है अपने आप को इंसॉल्वेंट बनाए रखने के लिए। सॉल्वेंट बनाए रखने के लिए, सॉल्वेंट मतलब कि अभी वो अपनी लाइबिलिटीज मीट करने के लायक है। इनसॉल्वेंट होता है कि भाई बैंक इज नॉट एबल टू मीट आउट इट्स लाइबिलिटीज, वो दिवालिया हो गया, इनसॉल्वेंट उसे बोलते हैं। अब ये VRRR क्या है? ये एक सब टाइप है ऑफ द रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि आरबीआई जो है बैंकों से पैसा ले लेता है, उससे उधार ले लेता है, उधार बोल लो, या उनसे पैसा खींच लेता है, लिक्विडिटी से आउट कर लेता है। तो ये उसका ही एक सब टाइप है। इसमें भी ये जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। आरबीआई इसमें क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये ई रूपी वाउचर्स क्या होते हैं? ई रूपी वाउचर्स हम पढ़ते हैं, ये क्या है? ये क्यूआर कोड होता है,
क्विक क्विक रिस्पॉन्स कोड या फिर एक एसएमएस होता है, जो बेसिकली दिस इज़ डिलीवर टू दी मोबाइल यूज़र, मतलब आप किसी को एसएमएस से भेज सकते हैं। इसमें जो रेसिपिएंट है आपका, जो बेनिफिशियरी है, उसके पास कोई कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, उसको कोई डिजिटल पेमेंट ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया या गूगल पे हो गया या कुछ भी इस तरह की जो ऐप होती हैं बैंकिंग डिजिटल पेमेंट करने के लिए, वो भी उसको नहीं चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम उसको नहीं चाहिए। सिंपली अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है, तो किसी को पेमेंट करना है, तो मैं उसे ई-रुपी वाउचर जो है गिफ्ट कर दूंगा। वो क्या करेगा, उससे जाके रिडीम कर लेगा और उसे यूज़ कर लेगा। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि आरबीआई ने इसको जो है बढ़ा के 10,000 से 1 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है आप किसी को 10,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपए तक गिफ्ट कर सकते हो, और सामने वाले के पास कोई कार्ड, कोई डिजिटल पेमेंट ऐप कुछ नहीं चाहिए, उसको इंटरनेट बैंकिंग कुछ नहीं चाहिए। वो जाके अपना रिडीम करा सकता है और यूज़ कर सकता है उस पैसे को। अब देखिए ये ई-रुपी ऐप यूज़ कैसे करते हैं। ई-रुपी ऐप चाहिए, डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं चाहिए। देखिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, ई-रुपी ऐप डाउनलोड करनी है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और जो है वहाँ पे कहीं सारे ई-रुपी वाउचर्स आ रहे होंगे। वो आपको सिंपली अपना जो भी आपको चाहिए, अपना रेलिवेंट सेलेक्ट करना है और उसको खरीद देना है। खरीद करके सामने वाले को गिफ्ट कर देना है एसएमएस से। वो जो है उसे वहीं से रिडीम करके उस पैसे को यूज़ कर सकता है। तो ये बेसिकली एक कैशलेस और एक कॉन्टैक्टलेस मेथड है डिजिटल पेमेंट का। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आता ही आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, लगभग पूछ ही लेते हैं लगभग हर एग्ज़ाम में। तो कमेंट में मुझे बताइए कि भाई टॉपिक आपको कैसा लगा, और कुछ कुछ टॉपिक आप प्रेस्क्राइब करें जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे लिखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।